Brought to you by ITIL. तो सफारी सूट था ग्रे कलर का, वो एकदम पेशाब में गीला हो चुका था और सीट पे पेशाब था। जैसी पिस्टल लगाई तो इसने हाथ उठा लिया। ये इतना खौफ खा गया कि इसे पसीने ही पसीने। और आप सोचिए कि ये वो शख्स था जिसके ऊपर आपने ग्लॉक पिस्टल रख दी और जिसका पेशाब निकल गया, जो जिससे अच्छों का ये कहा है कि उस समय पानी भरते थे इसके आगे। बहुतों के लेटरिन और पेशाब निकलते देखे हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे मेरे पे। तो गेस्ट हाउस काउंट में इसने मायावती जी पे अटैक किया था, मारने की कोशिश की थी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, 5 बार एमएलए रहा, एमपी रहा, उसकी हालत पस्त हो गई थी जब आपने ग्लॉक पिस्टल लगा दी। एक से एक खतरनाक अपराधी पकड़े और शूट आउट भी हुए। अतीक अहमद जो कि 100 से ज़्यादा जिस पर मुकदमे। मेरे पर ना कोई प्रेशर था, ना मेरे अफसरों पर प्रेशर था। पिताजी उसने जो है एक हमारी इमेज को चैलेंज किया था कि एक आम आदमी हम जैसे आदमी को कैसे चैलेंज कर सकता है। हमसे पूरा इलाहाबाद क्या, इलाहाबाद से लेकर नेपाल तक। पटना एक साहब ने एक टीम बनाई क्राइम ब्रांच की, क्योंकि ईस्टर्न रेंज में क्राइम ब्रांच नहीं बैठती थी, तो वहाँ बड़े गैंग वार हुई थी, ये छेनू गैंग। जब हम ये कहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट है और पंछी भी पंख नहीं मार सकता, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हटाओ, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब पुलिस आ गई तो पुलिस हेल्प करेगी, शॉर्ट आउट करेगी, पकड़ेगी बदमाशों को। एक्सटॉर्शन की कॉल आई कि हमें 60 लाख रुपए चाहिए वरना आपका बच्चा मार देंगे। धुरंधर 2 ये मूवी रिलीज हो चुकी है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, और सबसे ज़्यादा नाम जो चर्चा में वो है अतीक अहमद। आईएसआई से संपर्क दिखाया गया, और दिखाया गया किस तरह से फर्जी नोटों की खेप जो है वो भारत लाने की प्लानिंग थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसको एक तरह से विफल कर दिया। अतीक तो मारा गया, लेकिन उसकी बीवी का आज तक कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है इंस्पेक्टर विनय त्यागी, रिटायर हो चुके हैं स्पेशल सेल से। विनय त्यागी जी का जो क्लिप है वो इस मूवी में इस्तेमाल किया गया आखिर में। ये क्लिप कब का है, किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, खुद विनय त्यागी हमारे स्टूडियो, हमने रिक्वेस्ट की वो पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है क्राइम तक के स्टूडियो। जी, मुझे ये बताइए सर, वो कौन सा क्लिप आपका इस्तेमाल किया गया है और क्या उसका पर्पस था? सर ये 1 फरवरी 2008 की क्लिप है। मैंने इसे 31/1/2008 को अरेस्ट किया था। हुआ ये था कि मैं स्पेशल सेल में पोस्टेड था। स्पेशल सेल में पोस्टेड था मैं 2004 से स्पेशल सेल में था। इसी भी राजवीर सिंह मुझे स्पेशल सेल लाए थे। तो उस दौरान हमने बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल और एक से एक खतरनाक अपराधी पकड़े और शूट आउट भी हुए। तो 2008 में हम एक हार्डकोर क्रिमिनल का इंटरसेप्शन पे फ़ोन सुन रहे थे, तो उसमें अतीक की चर्चा हुई। अतीक की चर्चा हुई तो फ़ोन के दौरान सुनते हुए फिर एक दिन अतीक बोला। अतीक अपने साथी से कहीं जाने की बात कर रहा था, तो फिर हमने उसमें जो है डीपली इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि अतीक अहमद राजूपाल मर्डर में वांटेड है यूपी से, जिस पे 2 लाख का इनाम है। राजूपाल बीएसपी के एमएलए थे और उनका इसने मर्डर कर दिया। मर्डर क्यों किया, इसके पीछे स्टोरी ये थी कि ये अतीक अहमद 3 बार आप दल से एमएलए बना, 2 बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बना। जब ये एमएलए से उसी दौरान जो है इसका एपिसोड हुआ मायावती वाला, मैडम मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो गेस्ट हाउस कांड में इसने मायावती जी पे अटैक किया था, मारने की कोशिश की थी। तो इसे रिवार्ड दिया गया एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए। जब ये एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ा फूलपुर इलाहाबाद से, तो ये इलेक्शन जीत गया, तो इसकी सीट खाली हो गई। जब सीट खाली हो गई तो इसने अपना भाई अशरफ वहाँ पे खड़ा कर दिया अपनी जगह। तो उसके सामने राजूपाल खड़ा हो गया और राजूपाल जो है काफ़ी बहुमत से जीत गया और इसे हरा दिया अशरफ को। तो इसे ये लगा कि हमें जो एक आम आदमी ने चैलेंज किया, और जो कि बाहुबली था और 25 साल का उसका रिकॉर्ड था, और क्राइम की दुनिया का जो बादशाह था, बेताज बादशाह, इसके सामने कोई सर नहीं उठाता था, ना पुलिस बोलती थी ना कुछ, जो उसने कह दिया उसका हुक्म होता था। तो इसे ये चीज़ बड़ी घर कर गई। तो इसने एक दिन जो है दिन दिहाड़े इलाहाबाद सिटी में उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिया, एमएलए की सीट खाली हो गई। फिर बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ इसका भाई अशरफ एमएलए बना, तो उस केस में ये वांटेड था। ठीक है।
तो यूपीएससीएफ जो है सरगर्मी से इसकी सर्च कर रही थी, क्योंकि मायावती गवर्नमेंट ने इस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। और इसकी इलाहाबाद में जितनी प्रॉपर्टी थी, मतलब एक 3 स्टार होटल था जो उन दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा था और मीडिया में देखा था, और डिमोलिश कर दिया था। और इसकी कई जगह जो भी कर सकती थी एटीएस, उन्होंने रिकवरी की, पोजीशन में लिया, तोड़ फोड़ करी। तो एटीएस के हाथों से ये स्लिप हो रहा था, एटीएस को ये मिल नहीं पा रहा था। तो जब हम इंटरसेप्शन सुन रहे थे तो तब हमें ये पता चला कि ये जामा मस्जिद में हाइड आउट था इसका कोई। वहाँ पे रहा 1 हफ्ते, फिर वहाँ से मीरा रोड बॉम्बे चला गया। एटीएस वहाँ पहुँची तो ये वहाँ से भी निकल गया। फिर ये दिल्ली आ गया, और दिल्ली आया ये परवाना रोड गालिब अपार्टमेंट में। उसका हमें पता चल गया, और जिस दिन इसने निकलना था, जिस दिन उसने बात की सुबह कि भाई गाड़ी ले आना और मैं आज चलेंगे कहीं, तो हमने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि सर हम इस पर ऐसे इनपुट मिली थी और इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे सीनियर अफसरों ने। जब हमने वहाँ पहुँचे, हमने एक टीम तैयार करी, वहाँ पहुँचे परवाना रोड, तो हमने ट्रैप लगाया। तो हमने देखा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। और उस दिन दिल्ली में टेम्परेचर 6 डिग्री था। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो 6 डिग्री आएगा। अच्छा, मुझे इसलिए याद है कि उस दिन सबसे ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में, और ये मेरी गाड़ी में 2 बोतल रखा पानी पी गया था। अच्छा। वो भी मैं बताऊंगा कैसे, हंसी वाली बात थी। तो हमने डिसाइड किया कि इसे जो है जैसी गाड़ी में बैठेगा तभी लेंगे, क्योंकि हमें ये भी था कि भाई ड्रेडेड क्रिमिनल है, वेपन इसके पास होंगे, और उसके साथ जो आसपास लड़के भी होते हैं शूटर। तो अगर हम इसे गाड़ी में बैठने से पहले हाथ डालेंगे तो ये गोली चला सकता है, गोली बच्चों को भी लग सकती है। और हम तो अपनी तैयारी से गए थे, क्योंकि ड्रेडेड क्रिमिनल है। तो हमने डिसाइड किया टीम ने हमारी ना कि हम जो है इसे गाड़ी में बैठ तो ही लेंगे। जैसे ये होंडा सिटी गाड़ी नंबर गोल्डन कलर की थी, ऑफ वाइट कलर, उसका नंबर था DL 3CA A1025। आज तक मुझे नंबर याद है। और उसका एक ड्राइवर था शरीफ खान करके, जाकिर, ये इन्वेस्टिगेशन में आया। तो जैसे ये गाड़ी में बैठ के अभी चला ही था, मैंने मेरी वैगन आर कार थी, मैंने वैगन आर कार इसके आगे लगाई, और लगाने के बाद मैंने ग्लॉक कॉक करी, और मैं इसकी कंडक्टर सीट की तरफ जाके मैंने इसकी कनपटी पे जैसी पिस्टल लगाई तो इसने हाथ उठा लिए। अच्छा। हाथ उठा लिए तो हल्का सा मैंने शीशा नीचे कराया, तो इसने कहा जी अरेस्ट है। मैंने कहा हाँ, यू आर अंडर कस्टडी। तो ये इतना खौफ खा गया कि इसे पसीने। तो मैंने इसे कहा बाहर आओ, तो बोले जी नहीं आप चलो, आपकी गाड़ी के पीछे चलेंगे। मैंने इसे ज़बरदस्ती नीचे उतारा तो पता चला वो गाड़ी से क्यों नहीं उतर रहा था, कि जब उसे उतारा तो उसका जो सफारी सूट था ग्रे कलर का, वो एकदम पेशाब में गीला हो चुका था। अच्छा। और सीट पे पेशाब था। अच्छा। और इसने गोल्फ कैप पहनी हुई थी, उसमें पसीने पूरी। तो डर का कारण ये था इसका कि डर के मारे पेशाब निकल गया। मतलब अतीक अहमद जो कि 100 से ज़्यादा जिस पर मुकदमे, जो कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, 5 बार MLA रहा, MP रहा, उसकी हालत पस्त हो गई थी जब आपने ग्लॉक पिस्टल लगा दी थी। हाँ बिल्कुल। देखो जान सबको प्यारी होती है, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी ड्रेडेड क्रिमिनल हो। जब पुलिस से सामना होता है किसी ठीक से पुलिस वाले से, तो अच्छे के पेशाब निकल जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 37 साल की नौकरी में बहुतों के लैट्रीन और पेशाब निकलते देखे हैं। कई एग्जाम्पल ऐसे मेरे पे कि देखा तो उनकी पेंटों में जो है भरा पड़ा है। तो इसे फिर हम लाए, मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद ये डर तो था ही, मेरे से बोला सर पानी पी लूँगा। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया तो इसे नाम भी पता चल गया, मैंने अपना नाम भी बताया, क्या मेरा नाम विनय त्यागी है। तो जब मेरी गाड़ी में पीछे बैठा था तो मेरी गाड़ी में हमेशा 2 बोतल पानी रहता है। तो बोला सर पानी पी लूँ, मैंने पी ले। तो इसने वहाँ से लोधी कॉलोनी तक 2 बोतल पानी, मतलब 2 लीटर पानी पी गया। मतलब 6 डिग्री टेम्परेचर में। ये डर का कारण था। जब हम लोधी कॉलोनी पहुँचे तो लोधी कॉलोनी के बाहर जो है बोर्ड लगा हुआ था, पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी और स्पेशल सेल का आगे। तो तब इसे थोड़ी सी सांस में सांस आई, क्योंकि इसे ये गलतफहमी थी, मैंने बताया था मैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से हूँ, लेकिन डर समझ लो या कुछ भी समझ लो, जब ये लोधी कॉलोनी में घुसा, जब इसे लगा कि मैं सेफ हाथ में हूँ, इसे ये लगा कि ATS मायावती जी ने लगा रखी है और इसे मारेगी। तो ATS जो है इसका 29 नॉर्थ एवेन्यू में फ्लैट अलॉट था MP कोटे से, वहाँ पड़ी हुई थी, और ये हमारे हत्थे चढ़ गया। फिर हम इसे स्पेशल सेल लाए, इससे पूछताछ करिए। पहले तो ये बरगलाता रहा
क्योंकि एमपी साहब थे, सिटिंग एमपी, तो आप जानते हैं कि सिटिंग एमपी की कितनी पावर होती है। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत डर लगा या ये लगा कि अरे पावरफुल आदमी है, या आपको ये लगा कि ये तो अपराधी है भाई, इसका तो हमें अपराधी से सर देखिए, डर नाम का वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, नंबर 1। और दूसरा ये पता था कि एमपी है, सिटिंग एमपी, लेकिन ये ड्रेडेड क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 111 केस रजिस्टर्ड थे उस टाइम, उस वक्त। हाँ। और इसने कर रहे हैं 2008, और जब इसने फूलपुर लोकसभा में फाइल किए थे तो 37 केस दिखाए थे कुल। अच्छा, 100, हाँ, 137 ऑन रिकॉर्ड दिखाए थे इनने, लेकिन इसके खिलाफ 111 केस थे। और सेक्शन भी देखो कि पूरी आईपीसी इस पर लगी हुई थी, चोरी से लेकर मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कौन रैंसम, एक्सटॉर्शन, कोई केस ऐसा नहीं। ड्रग्स, आर्म एक्ट, कोई सेक्शन ऐसी नहीं थी आर्म एक्ट और उसकी आईपीसी की जो इस पर ना लग रही हो। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सारे एक्ट लगे हुए थे उन 111 में। तो ये उस टाइम 111 केस रजिस्टर। कितने घंटे आपने इससे पूछताछ की और उसके बाद क्या ये पूरी रात हमारे पास रहा। सुबह रात को फिर हमने इसकी अरेस्ट की इंटीमेशन भेजी थी लोकसभा स्पीकर साहब को, क्योंकि एमपी साहब हैं तो स्पेशल मैसेंजर के थ्रू जाती है। फिर अगले दिन इसे सीएमएम कोर्ट 30,000 हमने पेश किया था। तो जो मेरी क्लिप ये धुरंधर 2 में चल रही है उसी टाइम की है, क्योंकि मीडिया से पूरा 30,000 ही भरा हुआ था कोर्ट, और एडवोकेट और पब्लिक का तो कुछ कहना ही नहीं था, अनगिनत पब्लिक थे। तो उस समय क्या कोर्ट ने इनको आपको रिमांड पर दिया? हाँ, नहीं, हमने रिमांड पे नहीं मांगा था क्योंकि हमारे केस में वांटेड नहीं था। ठीक है। हमने तो इसे अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कोर्ट के आगे पेश कर दिया, क्योंकि यूपी पुलिस का केस था। ओके। तो यूपी पुलिस भी आ गई थी, लेकिन हमने हमारी इंटीमेशन पे, लेकिन कोर्ट को इन्हें रिक्वेस्ट करी कि मुझे लोकल पुलिस को ना दिया जाए, अभी यूपी पुलिस को ये हो सकता ऑन दी वे रास्ते में ये हमें मुझे निपटा दें। तो उन्होंने कहा कि आप सर डीसीपी 3rd बटालियन को रिक्वेस्ट करिए कि 3rd बटालियन मुझे पेश करेगी, दिल्ली पुलिस पेश करेगी वहाँ। फिर सीएमएम साहब ने इसकी रिक्वेस्ट मानी और इसे 3rd बटालियन के थ्रू इसे इलाहाबाद कोर्ट में पेश करवाया। ये 2008 की बात है। 2008। और आप सोचिए कि ये वो शख्स था जिसके ऊपर आपने ग्लॉक पिस्टल रख दी और जिसका पेशाब निकल गया, जो जिससे अच्छों का ये कहा है कि उस समय पानी भरते थे इसके आगे। देखो, क्रिमिनल का जो है ना, क्रिमिनल बहुत बड़ा डरपोक भी होता है। जब उसका असली पुलिस वाले से सामना होता है ना, तो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो वो सुसु कर देता है। प्रेशर नहीं आया जब आपने जॉइंट सीपी, उस समय डीसीपी कौन थे उस समय, मुझे बता ही दीजिए आज। हाँ, डीसीपी थे आलोक कुमार साहब और जॉइंट सीपी थे हमारे कर्नल सिंह साहब, आपको पता सुपर कॉप थे दोनों। और उन दोनों अफसरों का तो कोई जवाब ही नहीं था दिल्ली पुलिस में। तो उस टाइम मेरे पर ना कोई प्रेशर था ना मेरे अफसरों पर प्रेशर था, बल्कि अफसरों ने इतना अप्रिशिएट किया था बहुत ज़्यादा। और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आलोक कुमार साहब ने की थी, तो पूरा मीडिया भरा हुआ था सेल के उसमें ऑफिस में। तो जब ये, चलिए उस पर आता हूँ, जब ये कस्टडी में था, जब आपने इसको ले लिया, लोधी कॉलोनी में ये बैठा हुआ था, पूछताछ आपने जाहिर है ज़्यादा नहीं की होगी क्योंकि आपको पता था राजू पाल मर्डर केस से रिलेटेड की, हमने राजू पाल से रिलेटेड की थी। तो उसने कहा जी सबको पता मैंने मर्डर किया, क्यों किया हमने पूछा, तो कहता जी उसने जो है एक हमारी इमेज को चैलेंज किया था कि एक आम आदमी हम जैसे आदमी को कैसे चैलेंज कर सकता है, हमसे पूरा इलाहाबाद क्या, इलाहाबाद से लेकर नेपाल तक सब डरते हैं, पूरा हमारी बादशाही चलती है। और रेलवे के जितने टेंडर है, इसने एक चीज़ और बताई कि जितने रेलवे के टेंडर थे उस टाइम में, कानपुर से लेकर नेपाल तक सब ये टेंडर उठाता था। मूवी में दिखाया गया है कि इसके संपर्क आईएसआई से था और नकली नोटों के पूरे मकड़ जाल में था, तो पूछताछ में कुछ इस तरह का उस टाइम हमने ना तो इस एंगल पे पूछताछ की थी क्योंकि हम एक लिमिटेड उसमें ही कर रहे थे राजू पॉल में, और उस टाइम ना हमने पूछताछ की, ना ये आया हो सकता कि कंसील करा हो इसने हमसे, क्योंकि हम एक लिमिटेड ही पूछताछ कर सकते थे क्योंकि हमें राजू पॉल की इनपुट थी। तो उस वक्त जब ये कोर्ट में पेश किया तो 3rd बटालियन ने इसको पेश कर दिया था, यूपी ले गई। यूपी। तो जब तक ये आपके पास रहा, इसका हाव भाव किस तरह के थे, कोई डरा हुआ? हाव भाव तो ये था कि पूरी रात ये डर में काटा। दैनिक जागरण ने अगले दिन लिखा था, उसमें एक और मजे की बात हुई थी। दैनिक जागरण ने जब स्टोरी की अगले दिन, तो फर्स्ट पेज पे फोटो तो छाप दी मेरी और लिख दिया नीचे अतीक अहमद, और लिखा हेडलाइंस थी आज तक मुझे याद है कि रात भर करवटें लेता रहा तिहाड़ में अतीक, ये हेडलाइंस है दैनिक जागरण में। हाँ, फोटो मेरी थी। फिर मैंने वो रिपोर्टर साहब से बात करी, बड़े भाई ये क्या बात है, बोला सर अगर आप पे गोल्फ कप लगा दो आप भी अतीक लगते हो। लेकिन ये अब चूंकि काफ़ी चर्चा में आया है, अभी भी उसकी वाइफ फरार है,
वो एक अलग इनपुट है, चलिए यूपी पुलिस जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस केस से एक तरह से कहा जाए दोबारा आप भी चर्चा में आ गए, क्योंकि धुरंधर 2 में आपकी, मैं देख रहा था जब मूवी खत्म होती है तब जब नंबरिंग आ रही तब आपकी तस्वीर भी। जी, वो तस्वीर तभी की है जब तीसरा रिकॉर्ड हमने 1 फरवरी 2008 को पेश किया था। तो उस टाइम मीडिया ने बड़ी फ़ोटो खींची थी, वीडियो चलाई थी, लाइव चलाया था। तो उस दौरान की ये फ़ोटो है मेरी कोर्ट में पेश करते हुए। तो इसके लेकर कई फ़ोन भी आए होंगे आपके पास? मेरे पास पता नहीं कितने फ़ोन आ चुके हैं और मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी। मेरे सब कह रहे हैं सर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने किस बात की? बोले सर धुरंधर 2 में आप आ गए। मैंने कि मैं आ गया? बोले सर आपकी क्लिप चल रही है। फिर मैंने कहा भेजो कौन सी, तो फिर उन्होंने भेजी। फिर ऐसे कम से कम मेरे पास 100 फ़ोन आए और मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी। तो इसीलिए मैं चर्चा में आया हूँ उस क्लिप की वजह से। मुद्दे पर एक बार दोबारा आऊँगा। उस मौके पर जब आपने ग्लॉक पिस्टल लगाई और आपने बताया कि इसके पसीने छूट गए, हालत ख़राब हो गई, उस समय गाड़ी में और कौन कौन? गाड़ी में एक ड्राइवर था इसका, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसका नाम शरीफ था। वो कहीं दिल्ली में जामिया नगर का रहने वाला था। तो यहाँ वो किसके यहाँ आया था? इसका खुद का एक प्रोफेसर थे अच्छा, गाली अपार्टमेंट में, वहाँ आता था ये। चलिए, तो विनय त्यागी साहब ने बताया धुरंधर 2 मूवी में विनय जी का एक क्लिप भी यूज़ हुआ है और बताया किस तरह से अतीक अहमद को पकड़ा था। और जब पकड़ा था तो आप सोचिए ग्लॉक पिस्टल यहाँ लगा दी थी। उसके बाद हालत ये हुई थी कि आरोपी, यानी वो आरोपी 100 से ज़्यादा मुकदमे, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी, और जो खुद मारा गया उसका पेशाब निकल गया था। आपको स्पेशली बुलाया गया था इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो क्या मामला था? एक बच्चे का किडनैपिंग हो गई थी, दिल्ली में हड़कंप मच गया था। शादरा का मामला था जिसमें एक बच्चा जब स्कूल बस में बैठने जा रहा था उसी वक्त उसका किडनैप हो गया था। और मुझे याद है अमूल्य पटनायक उस समय सीपी थे और पूरी दिल्ली पुलिस एकजुट हो गई थी। कई 100 पुलिसकर्मी इसमें लगे थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और आखिरकार आरोपी को गोली मार दी गई थी। सर उस टाइम में इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच था इस डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न रेंज। तो ईस्टर्न रेंज में जो है पटनायक साहब ने एक टीम बनाई क्राइम ब्रांच की, क्योंकि ईस्टर्न रेंज में क्राइम ब्रांच नहीं बैठती थी। तो वहाँ बड़े गैंग वार हुई थी, ये छेनू गैंग और नासिर गैंग की। तो उस लिए हमारी एक टीम बनाई गई और टीम को शकरपुर बिठाया गया। उस दौरान हमने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए, बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल पकड़े। तो ये 25 जनवरी 2018 की बात है, जब हम ये कहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट है और पंछी भी पंख नहीं मार सकता। तो उस दौरान क्या हुआ कि 25 तारीख को एक स्कूल बस मॉडर्न सादरे से चली और वो स्कूल था आनंद विहार में, डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। तो उसमें 2 बहन भाई पढ़ते थे बच्चे। उस बच्चे का नाम हमने रिहान रखा है। तो रिहान अपनी बहन के साथ जब उस बस में बैठा तो उस बस में टोटल करीब 18 बच्चे थे और उस गाड़ी का ड्राइवर था नरेश थापा, जो रोज़ लेने आता था बच्चों को 7, सवा 7 बजे और स्कूल ले जाता था। तो एक इंटीमेशन मिली हमें कि एक बच्चे को जो है जीटीवी हॉस्पिटल के सामने इबास सेंटर पड़ता है, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे बदमाश आए, ड्राइवर नरेश थापा को गोली मारी और 18 में से एक बच्चे को उठा के ले गए। तो उससे सनसनी फैल गई पूरी दिल्ली में। मीडिया ने बड़ा दिखाया, ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें। तो हमें भी इंटीमेशन मिली कि भाई आप भी अपनी टीम लेके पहुंचो। तो मैं और मेरे एसीपी और मेरी टीम में जो थे सब इंस्पेक्टर अर्जुन, सब इंस्पेक्टर दिनेश, सब इंस्पेक्टर हवा सिंह, मैं हेड कांस्टेबल शशिकांत वगैरह, ये सब मेरे साथ थे। मैं अपनी टीम लेके पहुंचा। हमने वहाँ जाके सारा मुआयना वगैरह किया कि कहाँ गाड़ी को गोली मारी ड्राइवर को और कहाँ से बच्चे को किडनैप किया और क्या रूट हो सकता है। तो उस दौरान पूरी शादरा डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ डीसीपी थी नूपुर प्रसाद। तो और सारी एजेंसी एक्टिव हो गई, सारी क्राइम ब्रांच, सारी सेल वगैरह सब। तो उसमें जो है फिर किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ था जीटीवी एनक्लेव थाने में, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। तो क्या हुआ कि सादरे में जितने भी वहाँ के रेजिडेंट थे उन्होंने पूरी जाम कर दिया, सादरा जाम कर दिया और हाय हाय के नारे लगने लगे क्राइम के अगेंस्ट। तो लोग जब वहाँ इकट्ठे हो गए तो उस दौरान हम भी वहीं गए थे। तो वहाँ पे मुझे एमएलए थे जितेंद्र महाजन, जो अब भी सिटिंग एमएलए हैं रोहतास नगर के।
वो मुझे बहुत पुराने जानते थे, मेरे कॉमन फ्रेंड हैं 2006 से 6 से। तो सिटिंग एमएलए थे, जब हम पहुंचे तो वो मिले। तो हमने कहा भाई ये जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हटाओ, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब पुलिस आ गई तो पुलिस हेल्प करेगी, शॉर्ट आउट करेगी, पकड़ेगी बदमाशों को। लेकिन वो पता नहीं क्यों लोकल पुलिस से नाराज़ थे या क्या थे, क्योंकि एक्ट ही ऐसा हुआ था बच्चे का, और बच्चा करीब 4 साल का था, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा। और ये मैंने सुना था कि बच्चा की फैमिली प्रोफाइल भी बहुत हाई थी। हाँ, वो क्या नाम था उनका, इसका डिस्पोजल का केस काम था, इसका क्या नाम है, ये जो होती हैं ग्लास डिस्पोजल प्लेट वगैरह, बड़ा काम था, डेली की अच्छी सेल थी। तो उसमें केस रजिस्टर हुआ, तो सारी पुलिस एक्टिव थी, तो लोकल पुलिस ने काफ़ी काम किया। लेकिन छठे दिन ये केस हमें ट्रांसफ़र हो गया क्राइम ब्रांच को, क्योंकि उसके घर वाले गए कि जी हमें ये केस जो है ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लोकल पुलिस काफ़ी कर रही थी, तो उन्हें ये लगा कि लोकल पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने डिमांड करी, ये एमएलए से ले गए, जितेंद्र महाजन जी को ले गए और बोले जी हमारा केस ट्रांसफ़र करो सीपी साहब को। सीपी साहब थे उस टाइम अमूल्य पटनायक साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ कहाँ भेजें। उन्होंने कहा जी ये केस क्राइम ब्रांच में शकरपुर यूनिट को दे दो। शकरपुर यूनिट में केस आ गया, तो उस टाइम हमारी पूरी ब्रांच एक्टिव हो गई। तो उसमें हमारे स्पेशल सीपी थे उस टाइम आरपी उपाध्याय साहब, जॉइंट सीपी थे आलोक कुमार साहब, और मेरे डीसीपी थे डॉक्टर राम गोपाल नायक, और एसीपी थे राजेश कुमार। मैं इंस्पेक्टर दवा की मेरी टीम थी। तो इससे पहले शुरू में क्राइम ब्रांच के सारे अफसर लगे हुए थे। तो जब नहीं हुआ तो फिर हमने छठे दिन जब मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली तो 7वें दिन से मैंने इसे इनिशियली स्टार्ट किया। इनिशियली तो जब इनिशियली स्टार्ट किया तो हमने करीब 300 साढ़े 300 कैमरे जितने भी उस रूट पे थे, जो हमें लगता था कि भाई ये एक ऑप्शन हो सकती है कि ये रूट हो सकता है, तो उस पर सारे हमने ट्रैकिंग की। देखा कि एक मोटरसाइकिल यहाँ से गई है, ये गई है, लेकिन बॉर्डर के पास जाके वो जो सीसी फुटेज उस दिन कैमरा एक बंद था, तो उससे आगे नहीं बढ़े। फिर हमने जो है उस टाइम उसके मोबाइल डिटेल वगैरह निकाली, हमने लाखों कॉल जो है उसमें सीडीआर निकाल वो किया एनालिसिस। उस समय जो एक्टिव थे वहाँ पर, हाँ, जितने भी डंप डाटा उठाया, डंप डाटा में जितनी भी, फिर एक कॉल आई थी लेडीज़ के नाम से उस पर लेडी के, तो फिर हमने वो मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो फ़ोन जो किसी ने छीना था जीटीवी एनक्लेव से। तो बाद में वो हमने रिकवर भी की है। लेकिन स्टोरी इसमें ये हुआ कि जब ये कॉल चल रही थी तो एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई कि हमें 60 लाख रुपए चाहिए वरना आपका बच्चा मार देंगे। तो वो बेचारे घबरा गए। तो हमने फिर उन्हें समझाया था कि जैसे हम डायरेक्ट करते रहें आप हमें, लेकिन चूंकि उनका बच्चे की लाइफ इन्वॉल्व थी तो वो थोड़े डरे हुए भी थे। उन्हें पूरा विश्वास पुलिस पे भी नहीं था और कुछ विश्वास उन्हें बदमाश पे भी था कि पैसे देंगे बच्चा दे देगा। लेकिन हमने समझाया कि पैसे भी जाएंगे और बच्चा भी जा सकता है, बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए आप ऐसा कोई काम मत करना बिना पुलिस की नोटिस के, नॉलेज के, कि जो बच्चे की जान को खतरा बन जाए। फिर एक कॉल आई उसकी, व्हाट्सएप पे कॉल करी उसने कि 60 लाख रुपए चाहिए। तो उसे हमने समझाया कि भाई क्या करना है। तो उसने कहा जी हमें दिखा तो दो बच्चा हमारा जिंदा या नहीं। तो एक बच्चे की क्लिप चली थी बाद में भी टीवी पे कि पापा आई लव यू, पापा मैं आपका चूहा बोल रहा हूँ। चूहा कोड वर्ड था, यानी उसका पापा जो है, जो सनी गुप्ता थे, वो उसके अपने बेटे को चूहा बोलते थे प्यार में। तो उन्हें ये हो गया, कोड वर्ड बोला बच्चे ने, पापा आई लव यू ऐसे करके वी का वो, और आपका चूहा बोल रहा हूँ। तो उन्हें ये हो गया कि भाई बच्चा जिंदा है। फिर 10वें दिन क्या हुआ, 11वें दिन हम उसमें लगे रहे। तो 9वें 10वें दिन हमें पता चला कि 2 लड़के नॉर्थ ईस्ट के रात को घर से गायब रहते हैं और दिन में अपने घर सोते हैं, और उनमें से किसी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है। ये कैसे पता चला सर? ये हमने अपने लोकल इनपुट से, मेरा एक कांस्टेबल था उस एरिया में पोस्टेड रहा, गोकुलपुरी के एरिया में। तो जो मेरे पास लड़के थे मैंने सबको फ्री हैंड दे दिया कि इलाके में जाओ, ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल सर्विलांस से या इलेक्ट्रॉनिक से इसे केस को वर्कआउट करेंगे। हमने पुरानी पद्धति अपनाई। मैंने कहा जाओ मैनुअली करो। तो उसमें मेरा एक हेड कांस्टेबल था श्यामलाल, उसने फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसे ऐसे है,
कि लड़के दो हैं जो 2 लड़के हैं, रात को घर में सोते नहीं हैं, कहीं जाते हैं और मोटरसाइकिल खरीदी है। हमने लगा दिए, फिर लगा दिए तो फिर किसी तरीके से एक दिन जब उसकी मोटरसाइकिल निकली तो कहीं सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी, सीसीटीवी कैमरे में। तो फिर वहाँ से हमने डंप डाटा उठाया जहाँ वो दिन में ठहरता था। डंप डाटा से हमें एक नंबर मिला, नंबर तो बहुत मिले लेकिन एक नंबर हमें सस्पेक्ट मिला। फिर उस पर हमने काम किया दब गया, फिर वो हमने इंटरसेप्शन पे लिया तो वो हमारा एक क्लिक हो गया। तो क्लिक हो गया तो एक दिन कॉल चली कि मैं बच्चे के लिए खाना लेके आ रहा हूँ। अच्छा, उसी पर इंटरसेप्शन पे, ओके। लेकिन नाम नहीं ले रहे थे, बहुत बदमाश थे। उसमें जो एक सिंह साहब था लड़का, वो लेडीज़ की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट था। अच्छा, हाँ, तो ये लगता था कि कोई लेडीज़ एंगल भी हो सकता है, या हिजड़ा ने तो नहीं उठा लिया, क्योंकि हिजड़े की आवाज़ निकालता था वो, अच्छा, ट्रांसजेंडर की आवाज़ निकालता था। तो उससे ये लगा कि भाई कहीं ट्रांसजेंडर ने तो नहीं उठा लिया। तो उस दौरान हमने सारे ट्रांसजेंडर जितने भी यमुना पार के थे सबको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात और हुई कि जब ये इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस कर रही थी तो इसमें एंगल आया चंबल का, जी बच्चा चंबल चला गया। तो लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच भी लगी लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर उस दौरान हमने बड़े बड़े जो हमारे कांटेक्ट थे उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा सर ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं उठाया, कोई नौसिखिया लड़के हैं, आप उस पर कंसंट्रेट करो। तब हमने कंसंट्रेट किया तो हमने जो है इनिशियली 11 तारीख को ये नितेश जो मास्टरमाइंड था, मॉडर्न सादरे का रहने वाला, ये 2 लड़कियों के साथ विवेक विहार थाने के सामने एक टेंट हाउस है, उसमें शादी में आया। हम वहाँ सारे बाराती बन के पहुँच गए। हमने, आपको पता कैसे लगा कि वो वहाँ? हाँ मैं बताऊँगा। हुआ क्या कि शाम को जो है हमने इसका टाइटल रखा हमारे डीसीपी साहब ने, ऑपरेशन सी रिवर इसलिए रखा, उसने जब पैसे मांगे उसने कहा 2 बैग तैयार करना 30 लाख के और क्रॉस रिवर मॉल लिख के आना। तो हमने सी रिवर रख दिया। तो उसमें यह डिसाइड हुआ कि मैं बताऊंगा 1 बैग कहाँ छोड़ना, 2 बैग कहाँ छोड़ना है। उन्होंने तैयार कर लिए, लेकिन ये चीज़ उन्होंने पुलिस को नहीं बताई। अच्छा, मतलब कंप्लेनेंट ने। अच्छा, मतलब उनकी अलग से बात चल रही थी। हाँ, ये उनकी अलग से बात चल रही, कुछ बात वो हमसे थोड़ा सा वो कर रहे थे। उस दौरान फिर क्या हुआ कि वो नहीं आए वहाँ, फिर ने मैसेज किया कि आप जो है ना हमारा वेट करना कॉल का। हमें कहीं से पता चला कि वो आज शादी में जा रहा, तो हम वहाँ जाके सारे डीसीपी साहब गाड़ी में बैठे रहे और हम सब बारात में इन्वॉल्व हो गए। जैसे ही वो निकला वो लड़का हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि जब हमने वो निकाला ना उसका मोबाइल का कैफ, तो उसमें फ़ोटो थी। निकाला तो आइडेंटिफाई हो गया कुछ सिमिलर सा। तो हमने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद उसने लेडीज़ को मॉडर्न सादरा पे छोड़ा। फिर हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ये जब सीमापुरी बॉर्डर मिला पहुंचा तो हमने इसे एप्रीहेंड कर लिया। ठीक है, उस वक्त तो किस पर था? बाइक पर था? ये कार में था, अपनी कार में। तो ओवरटेक करके इसे, तो जब आपने ओवरटेक किया तब इसका क्या हाव भाव थे, क्या थे? ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा, तो इसे हमने लिया कस्टडी में। फिर आपने वो पूरा सीक्वेंस बताया ना, जब आपने पकड़ा इसको, इंटरसेप्ट किया, घबरा गए हो गए, क्या हो गया? हाँ, नहीं हमने इस तरीके से नहीं पकड़ा। हमने ऐसे पोज किया कि जैसे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ, पकड़ने के बाद फिर सख्ताई से पूछा। पहले तो ये बरगलाता रहा, तो हमारे जॉइंट सीपी साहब वगैरह सारे थे। जब पूछा तो फिर इसने बताया कि एक बच्चा वहाँ रख रखा, फिर ये हमें वहाँ ले गया। नहीं, पहले ये बताइए ना कि पहले क्या बरगलाता रहा, और जब आपने नहीं, मेरा तो कोई रोल नहीं। आपने मेरी गाड़ी में टक्कर कैसे हो गई, ये भैया तू बड़ी फास्ट गाड़ी चला रहा था, क्यों मारी तूने हमारी में टक्कर। तो फिर उससे पूछताछ करी, केस पे आ जावे, कहाँ है बच्चा। तो उसने पहले तो बरगलाया, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा। थोड़ी सख्ताई से फिर पूछताछ करी तो फिर ये हमें वहाँ ले गया जहाँ इसने बच्चा रखा हुआ था, गाजियाबाद में। अच्छा, ये आपने कब पकड़ा और कितने बजे ले गए? ये पकड़ा हमने 5 तारीख को, 5 फरवरी को। ठीक है। और 9 बज के कुछ मिनट पे पकड़ा हुआ। 2 घंटे इससे पूछताछ करी और फाइनली मान गया? फाइनली ये मान गया। और जब सख्ताई करी फिर ये हमें वहाँ ले गया शालीमार सिटी। इवोनी 5 में रखा हुआ था बच्चा, 5वीं मंजिल पे। अब ये था कि उस
अपार्टमेंट में जाए कैसे। फिर हमने गार्डों को अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि डोंट डिस्क्लोज, लेकिन वो तो बदमाश हैं, अपनी RWA को बताएंगे। फिर हम वहाँ पहुँच गए, ये उस पर पहुँचा तो इसने क्या करा कि इसने वहाँ कोड वर्ड रखा हुआ था। इसने क्या करना था कि पहले 3 बार ये बजाना था पैर से और फिर नॉक करना था, लेकिन इसने क्या करा सीधा जाके रिंग मार दी। अब ऑल ऑफ सडन वो भी हड़बड़ाई में उन्होंने जैसे गेट खोला, 2 गेट थे, एक लोहे का था एक तो लकड़ी। इसने सर क्या बताया था, कितने लोग वहाँ हैं, बच्चा कितने लोग? इसने बताया कि 2 आदमी हैं मेरे, दोनों पे वेपन है, क्योंकि हमने जब किडनैपिंग की थी जब बच्चे के गोली मारी थी, और अब भी हम गोली तो चलेगी, तो हम उसी हिसाब से मैं ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब बाइक पर बच्चे का किडनैप किया गया था तो उस वक्त ये लड़का साथ में था जो जिसको आपने सबसे पहले पकड़ा? हाँ, ये साथ में था। और साथ में जो बाइक चला था वो कोई और था? वो कोई और था। ठीक है। तो जब इसे वहाँ पहुँचे तो उसने जब गेट खोला, एक एक्यूज इनके साथी ने, तो उसने क्या करा, लोहे का गेट बंद था, लकड़ी का खोला, तो उसके हाथ में पिस्टल थी कॉक। उसने देखा जैसे इसके साथ कि 2 आदमी और हैं, इसे शक हो गया, बोला अच्छा पुलिस लेके आया, उन्हें ठाए गोली मारी वहीं से अंदर से? हाँ, जैसे ही गेट से गोली मारी तो सामने मैं था, मेरी ब्लड प्रूफ में जैकेट पर गोली लगी। मैं नीचे बैठ गया, मैंने उसके गोली मारी तो गोली उसके यहाँ लगी, वो गिर गया। फिर दूसरा आया जिसका बाद में नाम तो गेट बंद होगा तो गेट खुल गया था तब तक क्या? नहीं, लोहे का गेट था ना, जाली से तो मार सकते हैं ना, गेट से दिख रहा था। फिर दूसरा आया, दूसरे जो गोली चलाई वो मेरे पीछे कांस्टेबल था, कमांडो, उसके लगी यहाँ कुलदीप के। हाँ, हम जो फेस कर रहे थे ब्लड प्रूफ पहन के गए थे। जैसे ही मैं नीचे बैठा, फायर जो किया मैंने और कमांडो ने, तो सिंह साहब जो लड़का था उसके एक गोली लगी यहाँ टांग में, मेरी टांग में लगते ही उसके वेपन गिर गया। जब वेपन गिर गया तो फिर झपटा, फिर मेरे कमांडो ने एक गोली मारी उसकी AK-47 की तली में। फिर उसे कहा गया वेपन मत उठाना। इसी दौरान मेरी टीम ने सबने मिलकर लोहे का गेट तोड़ दिया, मोड़ के हाथ में DCP साहब थे, अंदर घुसी टीम। DCP साहब ने बच्चे को गोद में उठाया और तब हमें तसल्ली हुई कि भाई हमने जो है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें और खुलासा की है। आप अंदर गए, एक आरोपी ने बताया कि 2 लोग अंदर है, ज़्यादा भी तो हो सकते थे, कि आपने कहा ना कि हाँ, मुझे बता दिया था कि भाई 2 बंदे अंदर हैं, लेकिन हम पूरी तैयारी से थे। हमें तो बच्चे की जान की खबर होती, फिक्र कि बच्चे को बचाना ही बचाना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बच्चे को 11 दिन हो गए थे। अब हुआ क्या, बच्चे को जब गोली चली तो बच्चा डर के मारे, इतना डर गया गोलियों की आवाज़ से, वो पलंग के नीचे घुस गया। उसे जाके बच्चे को गोली भरी, पुचकारा, बच्चा काफ़ी देर तक तो हमें देखा नहीं। फिर उसे बताया बेटा पुलिस अंकल है, अब तुम्हें बचा लिया है। तब उसे 15-20 मिनट बाद उसे ये लगा कि हाँ, पानी वानी पिलाया, फिर उसे GTB हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके घर वालों को इंटीमेशन कर दी। मुझे याद है रात में 2 बजे के आसपास ये ऑपरेशन फिर हुआ था। तो फिर वहाँ UP पुलिस बुला ली थी हमने। आप ये बताइए कितने बजे अंदर घुसे थे उस अपार्टमेंट में? हम घुसे थे 10-11 बज गए, करीब 11:40 या 50 का टाइम होगा। अच्छा, ये अंदाज़ा आपको उस समय लग गया होगा, तब तक तो सो गया होगा? हाँ, आरोपी सो गए होंगे? हाँ, सो गए होंगे। ये एक बहुत ही ऐसा केस था, ये पर्टिकुलर इस आदमी को पकड़ना, बाराती बनकर पकड़ना, ये इनपुट अगर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा मुश्किल हुआ था सर। सबके लिए पूरी दिल्ली पुलिस की इमेज जो है उस पर लगी हुई थी इस टाइप पे कि दिल्ली पुलिस की जो इमेज ही, क्योंकि उस टाइम होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ जी, और राजनाथ जी ने इस केस के लिए हमारे कमिश्नर साहब से उस टाइम कई बार पूछा था, अच्छा भाई इस केस में क्या प्रोग्रेस है। तो जितेंद्र महाजन जी ने उस टाइम पर्टिकुलर आलोक साहब से उनसे मिले, अपने CP साहब से, और कहा था सर ये केस फला को देना, तो इसलिए केस मुझे दिया गया, जिसमें मुझे बाद में गैलेंट्री मिला। हाँ, 2022 में होम मिनिस्टर साहब ने के हाथों से मुझे गैलेंट्री मिला था, इसी केस में मिला था। हाँ, जिसकी ये क्या बात है, वीडियो भी है, वो हम चला देंगे, इस वीडियो में हम चलाएंगे, आपको गैलेंट्री मिला था। उस अमित शाह साहब ने आपको गैलेंट्री? अमित शाह ने 16 फरवरी 2022 को, जब मैं SHO कोटला था, तो उस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला था इसमें। फिर इसमें एक बात और हुई, जब बच्चे को हमने रेस्क्यू किया तो इसका जो 5वां बर्थडे था वो मेरे ऑफिस में केक कटा था, मेरे ऑफिस में। फिर अगले दिन अखबारों ने छापा था कि बच्चे को जीवन दान वाले पुलिस अफसर ने इसका जन्मदिन मनाया, ऐसी हेडलाइंस थी।
वो मेरे पे क्या न्यूज़पेपर। रिएक्शन था तो जब बच्चा मिला तो? माँ बाप का तो मैं इस टाइम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, रो रो के क्या हाल था उनका। और जब बच्चे को उन्हें दिया, उन्होंने बच्चे को इतना चूमा कि वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम क्या फीलिंग थी उनके पेरेंट्स की और इसमें दादा की और उनकी। पूरे ऑपरेशन में कितने बदमाश मारे गए थे? इसमें एक बदमाश मारा गया था और एक के 2 गोलियां लगी थी और एक हमने मास्टरमाइंड पहले पकड़ लिया था। टोटल 3 थे ये अभी भी हाँ। ट्रायल पर है? केस ट्रायल पे चल रहा है अभी। गाजियाबाद में चूंकि शूट आउट हुआ था तो गाजियाबाद में है, और यहाँ GTV एनक्लेव में किडनैपिंग का है। फिर इसमें आप- इन बदमाशों से एक केस और खुला। जो ये सिंह साहब था, इसने एक ऑनर किलिंग की थी। एक ASI थे, रिटायर्ड ASI, उनके लड़के को मार दिया था। वो उनके लड़के का किसी लड़की से फ्रेंडशिप थे, शायद इसकी बहन से थी, सिंह साहब के जो इंजर्ड हुआ था। उसे ले गए, दोस्त था, बहला फुसला के उसे गुड़गांव ले गए और इसे गुड़गांव में ले जाके किसी थाने के इलाके में मार दिया। जब हमने इसे इंटरोगेट किया, क्योंकि हुआ क्या कि हमें 30-32 फ़ोन मिले थे, उसमें एक फ़ोन उस लड़के का भी था। जब IME सर्च की तो उसका आधार कार्ड मिला, पैन कार्ड मिला उस बच्चे का जिसका मर्डर किया। वो मर्डर किया 2015 या 16 में, और ये 18 में हमें मिले। तो तब हमने इसे टाइट किया, स्ट्रिक्टली पूछताछ की। तब उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरी बहन से ये था, हमने उसे मार दिया। फिर गुड़गांव गई पुलिस, हमारी टीम गई तो वहाँ पता चला जी इस डेट को लावारिस लाश मिली मैं थी, इसी केस पर जिसकी फोटो क्रॉस रिवॉल्व जो ऑपरेशन आपने चालू किया था, ये बच्चा जब किडनैप हुआ था, मुझे याद है मैं भी मौके पर पहुंचा था और उस समय DCP नूपुर थी, और ये हमें कहा गया था कि इसकी रिपोर्टिंग मत करना, साफ साफ कहा गया था, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा है और हम सब ने जिम्मेदारी निभाई थी। हमने किसी ने रिपोर्टिंग नहीं मीडिया का उस टाइम इतना बढ़िया रोल था कि मीडिया ने जो उस चीज़ को जो ना बड़ा साइलेंट रखा जब तक बच्चा नहीं मिल गया। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि तमाम नेशनल चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सपोर्ट किया हो पुलिस को, तभी हम सक्सेस हुए। क्योंकि अगर मीडिया चलाता रहता, कहीं ना कहीं वो अवेयर हो जाते और बच्चे की जान को खतरा था। इसमें जो पूरा ऑपरेशन था, इसमें जो सबसे पहले इनपुट आपको उस आदमी के बारे में मिला था जो बारात घर से मिला था, ये साजिश में कौन शामिल था? तीनों ही शामिल थे या किसी एक ने? तीनों शामिल थे। ओके। क्या हुआ, नीतीश ने बताया कि भाई मैं एक लाला जी की दुकान जाता हूँ, बड़े पैसे वाले हैं। सिंह ने कहा यार बढ़िया मौका है, गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब ज़्यादा रईस नहीं, गरीबी थे। और तीसरा जो मारा गया, रामू नाम था शायद, वो भी। तो तीनों ने डिसाइड किया कि भाई 20-20 लाख रुपए हमारे हिस्से में आए। लेकिन विनय जी, ये पता करना सबसे पहले रैंसम कॉल कब आई थी, कितने टाइम के बाद आई थी? किडनैपिंग किस दिन हुई थी और रैंसम कॉल कितने? 25 जनवरी को किडनैपिंग हुई और रैंसम कॉल आई करीब 30 तारीख को, 30 या 31। तो मतलब 30-31 तक तो परिवार को ये पता ही नहीं था कि बच्चा जिंदा भी है, कहाँ है, किधर? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता। इवन पुलिस को भी नहीं पता था कि बच्चे को कहाँ ले गए, कौन ले गए, क्या ले गए हैं। तो ये कहा जाए श्यामलाल का जो इनपुट था कि 2 लड़के ऐसे, जब आपने डंप डाटा उठाया, बिल्कुल स्पेसिफिक कैसे पता चल गया? क्योंकि ये विनय जी पता करना भी बहुत मुश्किल है किसी एक कांस्टेबल के लिए कि इस इलाके में एक फलाना डिंगा है, उसने नई बाइक। नहीं, वो आपने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी उसे? स्पेसिफिक डायरेक्शन ये दी थी कि वो वहाँ पोस्टेड रहा, तो सारे जितने भी गोकुलपुरी थाने के इलाके में, तो वहाँ के जितने भी सोशल बैड एलिमेंट थे, हरामी टाइप के थे, उस सभी को जानता था। तो उसे वहाँ किसी दुकानदार ने इनपुट दिया हमें। अच्छा, कि ये शामिल है, ये शामिल हो सकता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी कुछ ये है। ओके। वहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन नहीं, जो आपने डंप डाटा निकाला उस वक्त, जो आसपास का सारा डंप डाटा ये उठाया, वो जब उससे कुछ क्लू नहीं मिला? नहीं, क्लू मिला, नंबर मिल गया ना हमें। नहीं, नंबर आपको उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया कि यही नंबर है? क्योंकि वो एकदम नया नया नंबर लिया हुआ था और ना के बराबर यूज़ हो रहा था, कभी कभी खुलता था, कभी, तो हमें थोड़ा उस पर डाउट हुआ। तो विनय जी, फिर उसकी लोकेशन निकाली हमने कि किस टाइम खुलता है, कहाँ खुलता है, तो उससे हमने पिन पॉइंट किया कि ये नंबर है। हाँ। फिर नंबर से आपको बंदे का पता चला? फिर उससे हम जो है उस पर काम किया, तो तब हम पीछे लगे। फिर उस नंबर से और नंबर मिले हमें। खुल के नहीं बता रहे आप, खुल के थोड़ा बताइए ना कि नहीं, अभी अंडर ट्रायल है, अभी अंडर ट्रायल है केस, ठीक है ना। तो मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर मिले? हाँ, नंबर से नंबर फिर हमने निकाले और लोकल इन्फॉर्मेशन थी हमारी, तो काम। दिल्ली पुलिस इसमें बाराती भी बनी, आपने वहाँ उसको घेरा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसके बाद आपको इसी केस में, आप सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा। जी, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है,
जब ये किडनैप हुआ तो राजनाथ जी थे होम मिनिस्टर, तो राजनाथ जी ने कई बार इस बच्चे के केस के बारे में पूछा। राजनाथ जी हमेशा जो है ना गृह मंत्री थे, तो पूछते थे कि भाई इस केस में क्या चल रहा है। तो और जब गैलेंट्री मिला तो अमित शाह जी